नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज एक खास विषय पर एक खास बात आपसे करनी है जो बहुत क्रांतिकारी एक डिसीजन हुआ है बिज़नेस की दुनिया में, बिज़नेस के जगत में, जो हमारी आपकी लाइफ को, डेली लाइफ को बहुत ज़ोर से बदल देगा और इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान होगा। दरअसल रिलायंस जियो और फेसबुक के बीच में एक डील हुई है, इसकी बड़ी चर्चा थी और ये बड़ी डील इसलिए है कि अब तक का सबसे बड़ा निवेश है जो किसी भारतीय कंपनी में हो रहा है और इस डील से हमारी आपकी लाइफ भी बदलेगी। लेकिन पहले डील क्या हो रही है आपको बता दूं। रिलायंस जियो में फेसबुक 9.99% हिस्सा खरीदेगा और ये हिस्सेदारी करीब 43,575 करोड़ में खरीदी जाएगी। काफ़ी बड़ी रकम है, अब तक के इतिहास में इतनी बड़ी रकम नहीं आई है इतने माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग के लिए। और अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो रिलायंस जियो का जो वैल्यूएशन आता है वो काफ़ी बड़ा, यानी करीब 4.25 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। तो ये कंपनी के लिहाज से एक बड़ी खबर है। लेकिन ये डील हो क्यों रही है फेसबुक और जियो के बीच में? इस डील के जरिए बहुत बड़ी तादाद में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो किराना स्टोर्स हैं, जो छोटे छोटे शॉप्स हैं, मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं, उन सबको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि रिलायंस जियो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। इसको आप टेलीकॉम कंपनी समझने गलती ना करें। और इसी लिहाज से अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा दूरगामी डिसीजन लिया गया है और ये इसीलिए बिजनेस जगत की बहुत बड़ी घटना है। तो हमने सोचा कि आवाज़ अड्डा पे भी इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 3 करोड़ किराना दुकानों पर और हमारे आपकी ज़िंदगी पे जो करोड़ों की संख्या में लोग हैं उनमें असर डालने वाला है। तो इसीलिए आज इस पर हम बातचीत करेंगे। किन से बातचीत करेंगे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं हरीश बिजूर जी, जाने माने ब्रांड गुरु हैं, ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट हैं और ये इससे समझेंगे कि इस जो एक नया ब्रांड क्रिएट हो रहा है इसके मायने क्या हैं और ये कैसे आगे फ्लॉरिश होगा। इसके साथ ही बबीता सिंह जी हैं जो डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, क्योंकि ये घटना डिजिटल है और इसके इम्पैक्ट्स बहुत होंगे। और जैसा कि मैं हमेशा अपने हर शो में कहता हूं कि टेक्नोलॉजी हमारी आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, हमारे सोचने का नज़रिया बदल देगी। तो उसको भी समझेंगे कि कैसे हम अपने इकोनॉमिक डिसीजंस में इन सब चीज़ों से असर देखेंगे। इसके साथ ही प्रकाश दीवान जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, क्योंकि लिस्टेड एंटिटी की घटना है इसलिए बाज़ार में क्या इम्पैक्ट आएगा, आगे कैसे वैल्यू अनलॉक होगी, ये भी प्रकाश जी से समझेंगे। साथ ही शैल भटनागर जी हैं जो CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर हैं और ढाई दशक का तो कम से कम टेलीकॉम सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर को कवर करने का अनुभव है और बहुत करीब से इन घटनाओं को देखा है। और ऑफ कैम हम लोगों की बातचीत होती है तो वो 10 रुपये वाले IPO से शुरू होती है कि कैसे कैसे यहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं, तो वो समझेंगे। और साथ ही यतिन मोता हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर और हमारे रिसर्च विभाग के हेड हैं और वो बहुत चीज़ों को इसलिए ज़्यादा समझ पा रहे हैं क्योंकि वो मुंबई में पले बढ़े हैं और इस बिज़नेस जगत की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उससे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ें हमें समझा पाएंगे कि वो बिज़नेस की वो दुनिया जो अभी तक अछूती रह जाती है वो कैसे बदलने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस खास चर्चा में, आवाज़ अड्डा के एकदम नए फ्लेवर और कलेवर में। शैली, आप पहले थोड़ी सी टिप्पणी कर दिए, फिर मैं हरीश जी के पास सवाल लेके पहुंचूं। जी, तो नीरज जी यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ 10% एक माइनॉरिटी ट्रांजैक्शन देखा रिलायंस जियो में होता हुआ, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर है, एक्चुअली डाटा सर्विस प्रोवाइडर है। और यहाँ पर लगभग 43,000 करोड़ या 44,000 करोड़ रुपए रिलायंस जियो के अंदर आएंगे। अब इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जैसे कि आपको बबीता जी बताएंगी या ये हम सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा यूसेज जो हो रहा है वो डिजिटल मीडियम का आपको होता हुआ दिख रहा है। लोग घर में लॉक्ड डाउन है, या तो वो नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख रहे हैं, या व्हाट्सएप पे चर्चा हो रही है, या फेसबुक पे अपडेट हो रहा है, या इंस्टाग्राम पे लोग अपने पिक्चर डाल रहे हैं। तो डेटा यूसेज जो दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री है वहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाय लीप्स एंड बाउंड्स आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और फेसबुक के लिए और उनके सबसे बड़े जो 3 यंत्र हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की वेबसाइट, हमारे देश का बाजार जो है वो सबसे बड़ा मार्केट है। तो ये डील एक नेचुरल कोरोलरी है जो आपको होती हुई दिख रही है। अब रही बात लॉकडाउन में हुआ क्या, आपने सिर्फ और सिर्फ किराना स्टोर्स को खुलते हुए देखा, जो कि आपने संख्या बताई लगभग 3 करोड़। तो 3 करोड़ किराना स्टोर्स को ये जो जॉइंट वेंचर है वो बहुत अच्छी तरीके से टैकल करेगा, उसका फ़ायदा उठाएगा और आप और हम
आने वाले समय में, जैसा कि आपने खुद बताया कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होने की वजह से हमारी दुनिया में तब्दीलियां होने वाली हैं, इस व्हाट्सएप को इस्तेमाल करेंगे रिलायंस जियो के नेटवर्क के थ्रू, ताकि आप इन किराना स्टोर्स पर ऑर्डर प्लेस करें। ये घूम फिर के बहुत ही छोटी सी एक बेसिक थीम है, जिसको आपने एक इतना बड़ा साइज आते हुए देखा नीरज जी। जी, तो ये एक साइज़ है और इसके बहुत सारे पहलू हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे। हरीश जी, आपसे समझना चाहूँगा, पहला सवाल आपसे ही है कि दो बड़े जायंट, दुनिया की दो बहुत बड़ी कंपनी एक साथ आई, दो बड़े ब्रांड एक साथ आए। इन ब्रांड्स को किसी पहचान की मतलब बताने की ज़रूरत नहीं कि रिलायंस जियो क्या है और फेसबुक क्या है। ये दोनों एक साथ मिले और एक और बड़ा ब्रांड क्रिएट हो रहा है। तो ये सिर्फ ब्रांड रिकॉल नहीं हो रहा है, ये हमारी आपकी लाइफ में बदल रहा है, क्योंकि हर आदमी जानने में दिलचस्पी रख रहा है कि ये डील से क्या होने वाला है। तो ज़रा आप समझाइए क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के हिसाब से आप देखेंगे दो ब्रांड्स हैं इधर। एक तो है रिलायंस जियो और जियो प्लेटफॉर्म्स, और दूसरी है फेसबुक। इन दोनों की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से रिलायंस जियो बहुत बड़ी ब्रांड है भारत के हिसाब से। फेसबुक ग्लोबल ब्रांड है, लेकिन पेनिट्रेशन ऑफ फेसबुक और एक्टिवेशन ऑफ फेसबुक ऑन नॉन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब तक हुआ नहीं है भारत में। तो इस हिसाब से ये रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स की प्लान मैं एक त्रिकोण बनाना चाहता हूं, और एक इस त्रिकोण पे एक कोने में मैं डेटा डालना चाहता हूं। और डेटा ऐसी चीज है कि हम उसको डेटा इज द न्यू ऑयल कहते हैं। हाँ, रिलायंस इज इन ऑयल, बट नई ऑयल जो है वो डेटा है। सो डेटा इज द न्यू ऑयल, और वो बैकबोन ऑफ दिस ऑयल रिलायंस जियो के पास है। दूसरी कोने में त्रिकोण पे मैं डालूंगा हम डिजिटलिज्म मैं बुलाता हूं उसको एक नई रिलीजन है। हर 100 साल हम एक नए रिलीजन के पीछे जाते हैं। कम्युनिज्म था, फैसिज्म था, बहुत सारे इज्म्स हैं, 26 इज्म्स हैं, 27वीं इज्म डिजिटलिज्म है। और तीसरे कोने में, ये डील की तीसरी कोने में मैं क्या डालूंगा, हमारे नेशन ऑफ शॉपकीपर्स को डालूंगा। भारत में 14.6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं। अगर मैं तीसरे कोने में ये डालूं तो ये पूरी डील की कंप्लीट पिक्चर बाहर आती है। डेटा इज द न्यू ऑयल, और ये डेटा है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के पास। शॉपकीपर्स भारत के पास है 14.6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स। और डिजिटलिज्म जो हम देखें कि इट्स गोइंग इन लीप्स एंड बाउंड्स, क्योंकि अभी लॉकडाउन में आप डिजिटलिज्म की महत्व देखेंगे तो समझ में आएगा फ्यूचर क्या होगा। तो ये सारी फ्यूचर को त्रिकोण में रैप करके रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के सामने ये कंप्लीट रेवोल्यूशन आगे बढ़ा। बिल्कुल सही है, डिजिटलिज्म एक नया रिलीजन है। बिल्कुल से मैं इससे सहमत हूँ कि जिस तरीके से ये चीज़ें बढ़ी हैं और हमारे आपकी लाइफ में इंटर कर गई हैं, अब इसको आप एक धर्म मान लें तो कोई बुराई नहीं है। और बड़ा अच्छा समझाया कि एक जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें एक कोने पे आपके ये रिटेलर्स खड़े हैं और वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। बबीता जी, आपकी नज़र से ये जो डिजिटल क्रांति हो रही है और इसमें ये जो दो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, ये कैसे काम करेंगे? जियो ने जियो मार्ट लॉन्च करके पड़ोस के बनियों को जो एम्पावर करने की पहल करी है, ये देश की सबसे बड़ी पहल है। इससे करीबन 3 से 6 करोड़ छोटे व्यापारी हैं, उनको डिजिटल एक्सेस मिलेगा। उन छोटे व्यापारियों को, छोटे बिजनेसेस जो कर रहे हैं, उन छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा मिलेगा। जो अभी तक छोटे मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, उनके हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। यहाँ पे उनसे जुड़े हुए हजारों करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं। ये जो जियो की जो स्ट्रैटेजी है O2O, जिसको हम लोग ऑनलाइन टू ऑफलाइन स्ट्रैटेजी कहते हैं, ये ऑनलाइन ई कॉमर्स और ऑनलाइन डिलीवरी में सबको रेवोल्यूशनराइज कर देगी। ये स्ट्रैटेजी B2B, B2C दोनों सेगमेंट को एम्पावर कर रही है। ये स्ट्रैटेजी नई नहीं है, ये स्ट्रैटेजी पहले वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट करी है कुछ महीनों पहले। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी को एक्वायर करा है बैंगलोर में, जिनमें 300 सिटीज़ को वो स्टोरेज एंड डिलीवरी के लिए यूज़ कर रहे हैं।
सिमिलरली अमेजोन ने भी फ्यूचर रिटेल के साथ टाई अप करके 1500 स्टोर जो अराउंड 400 इंडियन सिटीज में अवेलेबल हैं उनके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब आप यहाँ देखेंगे कि ये समीकरण बदल कैसे रहा है। रिलायंस के पास ये एडवांटेज है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो कि छोटे छोटे शेयर्स रखते हैं, रिलायंस के पास 10,000 आउटलेट्स और 6500 इंडियन सिटीज तो उनके पास अपनी है, जिससे ये सारी चीजें रेवोल्यूशनाइज हो जाएंगी। अगर आप एक जो स्टैट है वो हरीश जी ने नहीं बताया, इंडिया में जो अनऑर्गेनाइज्ड किराना स्टोर का जो रिटेल ट्रेड की जो हिस्सेदारी है वो एटलीस्ट 90% है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि एंड ऑफ 2021 वो 700 बिलियन मार्केट बनने वाली है। तो डेफिनेटली ये जो डील है रिलायंस और जियो की, ये देश के परिवेश को, देश के भेष को हर तरह से डिजिटाइज कर रही है। हम एक नए वर्ल्ड में जाने वाले हैं, एक नई दुनिया में हम जाने वाले, एक नई चीज़ बदल रही है। अच्छा, थोड़ा प्रकाश जी भी शामिल करते हैं। मार्केट के लिहाज से दो बड़े जायंट मिले, बड़ी घटना हुई, और रिलायंस के लिहाज से हम अक्सर बात करते हैं कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तो अब इसमें जियो में एक चीज़ होगी और बहुत माइनॉरिटी स्टेक के लिए बहुत बड़ी रकम मिली, बड़ी वैल्यू आई। हम कई सारी और डील्स का इंतजार कर रहे हैं कि अरामको की भी एक डील होगी। इसके साथ ही जो रिटेल वाला पोर्शन है उसमें भी बातचीत चल रही है। तो अगर इस डील को मैं ये कहूँ कि ये कोई टेलीकॉम डील नहीं है, दरअसल ये रिटेल की डील है और उस प्लेटफॉर्म के जरिए हम उनको अपने में समाहित करेंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जियो टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ज हो रही हैं एक साथ। तो ये जो वैल्यू अनलॉकिंग की एक कहानी अभी शुरू हुई है जस्ट, प्रकाश जी, मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कितनी बड़ी कहानी है? नहीं, देखिए, मार्केट में हमारा एक बहुत कॉमन कहावत है कि भगवान भाव है, और अगर भाव भगवान है, और अगर आप भाव भगवान वाली जो उस पे कायम रहे, तो मार्केट ने पिछले एक महीने में रिलायंस के शेयर में करीब 60% की बढ़त देखी है। पिछले मतलब मार्च 23 से जो गिरावट हमने सबसे ज्यादा जिस दिन देखी थी, वहां से 60% ऊपर स्टॉक आया है। तो मार्केट आपको बहुत अच्छी तरह ये कह रहा है कि जो नया सवेरा शुरू हुआ है उसको हम बहुत अच्छी तरह वेलकम कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, उसको सलामी भर रहे हैं। लेकिन ये आज के जो अनाउंसमेंट्स के बाद जो चीजें नई निकल के आई है नीरज, इसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी। फेसबुक जियो वाली जो डील है वो तो हो गई, हरीश जी ने, बबीता जी ने जिस हिसाब से समझाया उसको, आपको एक स्केल का आइडिया आया कि कितना बड़ा मामला हो सकता है। मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि इन्होंने कहा कि अभी भी सऊदी अरामको के साथ डिस्कशन चल रहा है। हम ऑयल एंड केमिकल्स वाला हमारा जो बिजनेस समूह है, जो सारे बिजनेसेस है, उनको एनसीएलटी से एक उसको जुट बनाएंगे जो अलग से उसका वैल्यूएशन हुआ जाए। और आपको पता होगा कि कुछ समय पहले जियो के बिजनेसेस में फाइबर और जो इसको लेके ब्रॉडबैंड जो टावर नेटवर्क को लेके जो इन्होंने अलग किया था और उसमें कैपिटलाइजेशन किया था, उसमें कुछ डेट भी होल्डिंग कंपनी से रेज कराया था, वो एक अभी भी बिकाऊ चीज आपके पास पड़ी है। रिटेल में पार्टनरशिप अभी भी बाकी है। तो रिलायंस इज नो मोर अ प्रोडक्ट कंपनी। अब अगर आप रिलायंस को एज अ प्रोडक्ट कंपनी गिनेंगे, और पहले ऑयल एंड गैस पहले कपड़ा बनाती थी, फिर ऑयल एंड गैस बना रही है, पेटकेम बना रही है, अब तो ये प्लेटफॉर्म हो गया। तो जो प्लेटफॉर्म कंपनीज होती हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हो, मार्केट प्लेटफॉर्म्स हो, उसको रिप्लेस करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि इतनी सशक्त होने के बाद अगर कोई और कंपनी हिंदुस्तान में आए और चाहे कि मैं इसी टाइप का कुछ रेप्लिकेट करूं, तो आप कितना अंदाजा लगाइए कितने साल लग सकते हैं और कितने पैसे लग सकते हैं, और वो किसी के लिए मुमकिन है नहीं। तो इसमें जो यूनिकनेस है, जो प्रीमियम आ रहा है, वो यूनिकनेस से आ रहा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी बोलते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग आउट अनदर मॉडल लाइक दिस, और उसको रेप्लिकेट ना करने की वजह से इसमें जो कंपनी, जो मार्केट को वैल्यूएशन इसके दिख रहे हैं, वो बहुत ही उसमें फर्क आ जाएगा। जो पहले वैल्यूएशन हुआ करते थे वो ट्रेडिशनल बिजनेस के हुआ करते थे, अब जो बिजनेस है वो बिल्कुल नया, उसका आंकलन ही अलग तरीके से हो रहा है।
तो आई विल बी नॉट बी सरप्राइज कि इसमें आप वैल्यूएशन के तौर पे बहुत अलग अलग चीजें देखेंगे आते हुए। सम ऑफ पार्ट्स करें, आप ईवी एबिटा करें, जो भी आप आंकलन करने की प्रणाली यूज करें, उसमें आपको दिखेगा कि अच्छी खासी जगह है। और राइट्स इशू के भाव ने ये बहुत क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि हम कंपनी का दावा है, एक तरह से एक इम्प्लिसिट वो है इंडिकेशन की 1257 इज ए गुड प्राइस अगर आप शेयर होल्डर हैं, शेयरधारक हैं और शेयर्स लेने के लिए। तो एक बहुत थोड़ा महंगा जरूर लगा होगा लोगों को सुनने के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि एक कंपनी का कॉन्फिडेंस जताता है कि ये कितना स्ट्रांग आगे चल के स्टॉक में आपको दमखम रह सकता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में ले जाते हैं। जो किराना वाली स्टोरी है, जो जिस प्लेटफॉर्म की मैं बार बार बात कर रहा हूं कि उसको एक मंच मिल रहा है, एक सर्विस प्रोवाइडर मिल रहा है जो आपको कन्वर्जेंस देगा। शैल जी, ये जो पूरा 3 करोड़ का फिगर है या उससे ज़्यादा का फिगर है, अनऑर्गेनाइज जो बबीता जी कह रही और बड़ा फिगर है, ये सब इसमें कन्वर्ज होंगे। और इस समय के जो प्लेयर्स हैं ऑनलाइन वाले, उनका मॉडल एकदम डिफरेंट है। वो एक अलग पैराडाइम पे काम कर रहे हैं। जी, जियो एक डिफरेंट पैराडाइम पे काम करेगा फेसबुक के साथ और व्हाट्सएप के जरिए मिलके, जो कि अभी भी मुझे लगता है कि जो किराना वाले बहुत डरे हुए थे कि ये ऑनलाइन आएगा तो हमारे अस्तित्व पे खतरा लग जाएगा, इनके लिए एक सेवियर है ये कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे और आप उस मार्केट को टैप करेंगे जो आपके बगल में और आपको पहचानता नहीं है। यानी आपकी बिल्डिंग के बगल वाले किराना स्टोर से आप सामान न लेकर के आप अमेज़ॉन से मंगाते थे, अब वो किराना वाला आपके मोबाइल में आपके साथ बैठा हुआ है और आपको बार बार वो जो है पोक कर रहा है कि ये सामान हमारे यहाँ से आप क्यों नहीं ले रहे हैं। तो नीरज जी, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। देखिए, करीब 20 साल पहले हमारे देश में एक चलन शुरू हुआ जिसको हम मॉल्स कहते हैं। और अब आप देख लीजिए कि जिस हिसाब से कोविड हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग हुई है, मॉल्स का पतन तो 5 साल पहले ही शुरू हुआ था। मेरे ख्याल से कुछ ही समय जा रहा है कि जब आप इन्हें दबा भी देंगे ज़मीन के नीचे। लेकिन किराना स्टोर जो पिछले कई दशकों से, 100 साल से हमारे देश में पनप रहा है, चल रहा है, और एक ये वो हिस्सा है जो हर हाउस होल्ड को 1 महीने या 2 महीने का उधार भी देता है। अमेजन में, फ्लिपकार्ट में आप पहले पैसा देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी बंद हो गया, और उसके बाद अगर आपको सामान पसंद नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। किराना उल्टा हिसाब है, आपको उधार देता है, आपके घर में डिलीवरी करता है और आपको पुश्तों से जानता है। इसके साथ एक और बहुत बड़ा फ़ायदा था, जो माफ़ कीजिए फ़ायदा नहीं, जो एक डिसएडवांटेज थी कि ये जो 3 करोड़ दुकानें थी ये अनऑर्गेनाइज थी, इनके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। तो जो सेलिंग यूनिट्स होते हैं इनकी पूर्ति ये नहीं कर पाते थे क्योंकि इन्वेंट्री जो थी वो ऑटोमेटेड नहीं थी। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का टाई अप माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी हुआ है जो इस पूरे सिस्टम को एक क्लाउड पे रख देगा और वहाँ से आप इसको पूरा ऑटोमेट होते हुए देखेंगे। जो आपको एफिशिएंसीज मिलती हैं साइज़ की, वो आती हुई दिखेगी। तो ये एक फेरबदल, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में परिवर्तित हो चुकी है कंपनी, वो आपको आता हुआ दिखेगा। 1257 का जो प्राइस है उसके पीछे एक और कारण आपको ये दिखेगा कि कम से कम रिलायंस ने बहुत सारे लोगों के जहन में एक फ्लोर प्राइस सेट कर दिया अपने स्टॉक का कि उनके हिसाब से यहाँ से नीचे गिरना आपको अब कठिन आता हुआ दिख रहा है। तो एक फ्लोर प्राइस सेट हो गया, ऊपर की अपसाइड आपके साथ है क्योंकि फेसबुक के अलावा और कई ग्लोबल कॉर्पोरेशंस हैं जो इसी लेवल का स्टेक लेना चाहती हैं रिलायंस जियो में। तो आगे आने वाले समय में जो कंपनी टेक्सटाइल्स में आपको कपड़े बनाती हुई दिखती थी, सूटिंग्स, शर्टिंग्स, ड्रेस मटेरियल, वो अब आपको परिवर्तित होती हुई दिख रही है एक टेलीकॉम प्लेटफॉर्म में। जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं जैसे पेट्रोकेम है, रिटेल है, उसमें भी आप नए नए निवेशक आते हुए देखेंगे। दीवान साहब ने अरामको की बात करी, NCLT से परमिशन ली जा रही है कि ऑयल बिजनेस को आप अलग करें, वो उसकी तैयारी है। लेकिन ज़्यादातर आप ये देखेंगे आने वाले 1-2 साल में रिलायंस जाना जाएगा रिलायंस जियो के नाम से, उसके डेटा बिजनेस के नाम से और टेलीकॉम बिजनेस के नाम से। नीरज जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे याद है, मैं एक इवेंट शेयर कर रहा हूँ आपसे कि जब मैं मुंबई में शुरुआत में आया था तो यहाँ अपने ऑफिस के आसपास, लोअर परेल की बात करूँ, मॉल्स बन रहे थे, बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम्स खुल रहे थे
तो हमने बहुत सारी रिटेल्स की स्टोरी कवर की है जो उनको डर लगता था कि मेरी दुकानें बंद हो जाएंगी। अभी बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, उसमें बियानी जी के स्टोर्स बड़े बड़े खुल रहे थे, जो बिग बाज़ार, तो लग रहा था छोटे दुकान वाले ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 2006 से आज 2020 में देखूं तो कम से कम 3 गुना दुकानें लोअर परेल में और खुल गई हैं, छोटी छोटी, बावजूद इसके कि यहाँ मॉल्स हैं। तो जो एक अदृश्य सा थ्रेट था, इनविजिबल था, वो एक्चुअली ग्राउंड पे नहीं था और अब उसको एक शक्ल मिलेगी। जो ब्रांड की हमने बात की थी बिजूर जी से, वो इसलिए की थी कि एक दुकानदार के लिए, एक छोटे शॉपकीपर के लिए 2 बड़े दुनिया के ब्रांड जिनकी वो बात कर रहे हैं कि लोग उनको जानते हैं, उनके साथ जुड़ने में उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मैं एक छोटा सा रिएक्शन जरा यतिन से ले लूं, उसके बाद हरीश जी आपके पास आता हूं। यतिन, आपका अनुभव बहुत है रिटेलर्स से डीलिंग करने में, उनसे बातचीत करने में, चैनल चेक है, तो इस डील के बाद उनको जुड़ने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वो देख रहे हैं रिटेल के लोग, छोटे किराना स्टोर्स? देखिए नीरज जी, हमारा फैमिली बिजनेस ही रिटेलिंग का है और मेरे जब ग्रैंडफादर गुजरात से बॉम्बे आए थे तो किराना शॉप ही शुरू किया था। तो आज की हिसाब से जो एवोल्यूशन है रिटेल का, वो कहीं ना कहीं जो मॉल कल्चर है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट है, वहां से थ्रेट आ रही थी। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे कि शैलेंद्र सर ने अपनी कमेंट्स में कहा कि जो छोटे किराना व्यापारी हैं उनको एक डिजिटल मीडियम चाहिए अपने बिजनेस को प्रेजेंट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं रिलायंस रिटेल, व्हाट्सएप, फेसबुक और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहां अगर किराना व्यापारी को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो मेरे हिसाब से उसकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कि एक ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर तक ही सीमित थी, एक गली तक ही सीमित थी, मुझे लगता है अब वो मोहल्ले तक, एक पिन कोड तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और जो एक क्लिक ऑफ बटन के द्वारा आप ऑर्डर कर सकते हैं चीजें, उसका जो पावर है आज की डेट में, जो डिजिटल मीडियम का और डिजिटल पेमेंट का जो जमाना है, वो कहीं ना कहीं एम्पावर करेगा छोटे किराना स्टोर्स को। और हमको ये समझना चाहिए, और नीरज जी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि जियो एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म में जिस हिसाब से क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमको दिखेंगी किराना स्टोर्स के साथ टाई अप होने के बाद, और रिलायंस रिटेल एक तरीके का सपोर्ट भी करेगा प्रोडक्ट्स के साथ, तो ये बहुत एम्पावर करेगा रिलायंस छोटे छोटे किराना व्यापारी को और एमएसएमईज को। और इसके अलावा कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। ऑनलाइन आप क्लिक ऑफ बटन से आपको प्राइसेस पता चल जाएंगे, काफी सारी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, पेमेंट्स डिजिटल हो जाएंगे। तो बहुत जबरदस्त तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस जो है छोटे किराना व्यापारी को, जो अब तक मिसिंग थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अब तक मिसिंग था, वो सारे पीसेस जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो किराना व्यापारी को देने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव तरीके से इकोनॉमी में भी पड़ेगा और कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, जो कंपटीशन मार्केट प्लेस में बढ़ती हुई हमको दिखेगी उसके बाद। जी हरीश जी। देखिए, कोई भी बिजनेस की बात करें हम, उसमें 2 फेजेस होती हैं। सबसे पहली फेज होती है बिल्डिंग वैल्यू और दूसरी फेज होती है अनलॉकिंग वैल्यू। वो बिल्डिंग वैल्यू फेज अब चल गया है रिलायंस जियो के हिसाब से। बिल्डिंग वैल्यू होने के बाद अभी अनलॉकिंग वैल्यू, ये सऊदी अरामको हो या फेसबुक हो, ये सब अनलॉकिंग वैल्यू हो रहा है। इन द बार्गेन क्या होगा, रिलायंस की डेट को रिड्यूस किया जाएगा और हम दूसरे तरह के मार्केट में एंटर करने वाले हैं। अगर आप रिलायंस को देखें तो रिटेल में 3 तरह के प्लेयर्स हैं। एक तो है ई कॉमर्स प्लेयर, जिससे पूरा देश डरता है, माने पूरे देश में जो कोई भी छोटा किराना वाला है वो डरता है, वो ई कॉमर्स है। और दूसरी बात है फिजिकल कॉमर्स है, जो हमारे किराना शॉप्स हैं। अब जो कुछ भी आ रहा है वो फिजिकल कॉमर्स होगा, वो एक फिजिकल कॉमर्स मैरिड टू डिजिटल कॉमर्स, वही चीज आएगी। अगर आप रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स की एफर्ट को देखें, ये बहुत इंटेलिजेंट एफर्ट है। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने देखा है कि देश में इतने सारे छोटे छोटे किराने हैं, मेरे हिसाब से 14.6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं हमारे देश में, उतने किराना शॉप्स, छोटे छोटे दुकान हैं, उनमें ये सब जान है। लेकिन इस जान में एक बैकबोन नहीं है। बैकबोन में हिंदी रीढ़ की हड्डी नहीं है। वो रीढ़ की हड्डी लेके आए हैं रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स।
एंड ये बहुत इंटेलिजेंट काम है। फिजिकल रिटेल एक साइड में, ई कॉमर्स एक साइड में, और डिजिटल रिटेल और एक कोने में। अगर आप देखेंगे कि एक नई चीज आ रही है, हम उभर के आ रही है अभी, वो एक सिंपल लाइन है, अंग्रेजी में मैं बोल सकता हूं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। जो कुछ भी छोटा है वो आकर्षक है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्यों के लिए? अगर एक डेंटल प्रॉब्लम हो, कई लोग बड़ी अस्पताल को जाते हैं, लेकिन आजकल कोविड टाइम में कोई भी बड़ी अस्पताल को नहीं जाएगा, शायद छोटा कॉर्नर डेंटिस्ट पे जाएगा। फैमिली डॉक्टर अभी उभर के आया है। करेक्ट। किराना आउटलेट्स अभी उभर के आए हैं। अभी कोविड के टाइम में देखेंगे हमारे किराना आउटलेट्स ने जो कुछ भी सर्विस दिया है देश के लिए, सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए, वो बहुत अच्छी चीज है। ऐसा हुआ है कि ई कॉमर्स कंपनीज जो ग्रोसरी और वेजिटेबल्स डिलीवरी करते हैं, उन पे एक एल्गोरिदम लगाया उन्होंने, इतना कि अब अगर आप जाके ई कॉमर्स ऑनलाइन में ऑर्डर करें, वो बोलेंगे कि डिलीवरी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। ये अवेलेबल नहीं है का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक एल्गोरिदम है जो बोलता है कि 2000 के से ज्यादा, आप 2000 रुपए से ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो हम जरूर आएंगे आपके पास। ये एल्गोरिदम, इस एल्गोरिदम ने बहुत लोगों पे एक चोट लगाया है, एक स्कार रखा है जी। सो मच सो दैट ज्यादातर लोग बोलते हैं आजकल कि मैं अपनी किराना शॉपिंग के लिए वापस चला जाऊंगा। सो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, किराना इज वंस अगेन ब्यूटीफुल। और अभी कंपटीशन त्रिकोण है, ई कॉमर्स, डिजिटल कॉमर्स और फिजिकल कॉमर्स। बड़ी अच्छी बात बिजूर साहब ने कही। मुझे लगता है कि साइकोलॉजी को समझना और पढ़ना बड़ा ज़रूरी है बिजनेस करने के लिए। जो मैं सोचता था वो चीज़ें होती। शायद एक घटना और आपको मैं बताऊं, जब मैं मुंबई आया था 2004 में, तो यही हाल दिल्ली का था या लखनऊ का था कि आप सर्टेन अमाउंट से नीचे का अगर आप ऑर्डर करेंगे तो वो घर में डिलीवर नहीं करते थे। रेस्टोरेंट की बात करो, तब ऑनलाइन नहीं था इतना। लेकिन जब मैं मुंबई आया और मैंने खाना ऑर्डर किया तो खाना आ गया, और मेरा दोस्त बैठा था तो उसमें रोटियां कम पड़ गई। तो हम लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी कि या तो न खाएं या बाहर जाके लेके आएँ। तो हमने कहा चलो एक ट्राई मारते हैं। हमने फ़ोन किया उसी होटल को, आप यकीन नहीं करेंगे उसने 2 रोटी डिलीवर की थी मुझे। दिस इज़ द पावर ऑफ स्मॉल शॉप्स, कि आपके बगल में है। अब मैं सरप्राइज था कि ये कैसे हो सकता है, दिल्ली में तो ये असंभव है, वो लाएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो आप। और बॉम्बे में ये हुआ था। ये जो पावर है, इसी को एक प्लेटफॉर्म, एक शक्ल और एक जिसको कहते हैं ब्रांड मिलने वाला है। बबीता जी, इससे रोजगार भी बढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिनको एक बड़ा मंच चाहिए। उनके पास हो सकता है साइज़ ना हो, स्केल ना हो उतना, लेकिन वो प्रोडक्ट एक सर्टेन एरिया में बहुत चलता है। उनको अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए कि वो उसको वहाँ पे बेच सकें और लागत उनकी कम हो जाए, उनको ग्राहक ढूंढने के लिए अपने एडवर्टाइज नहीं करने पड़े, पंपलेट नहीं बांटने पड़े अखबार के साथ, तो ये एक न सिर्फ भारत का जो मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है और डिजिटल इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है, जॉब क्रिएशन भी बड़े पैमाने पे करेगा। जो हमारी गवर्नमेंट का जो विजन है डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन का, हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। इसी सिलसिले में बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ये भी कह रहे हैं कि ये एक जो इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम है यूपीआई वाला, या इंडियन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ये चैलेंज कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखें तो आरबीआई ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस वेब में इशू करी है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड प्लेयर्स के लिए नए कोटास प्रपोज करे हैं। अब इस नए कोटा या न्यू पेमेंट फ्रेमवर्क में कौन कौन से प्लेयर्स हैं? पेटीएम है, गूगल पे है, पेयू है, और ये सब क्वालिफाई करते हैं लाइसेंस के लिए। रिलायंस जियो अगर इस खेल में आता है तो इस खेल का जो सारा नक्शा है वो बदल जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो डील है हमारे लिए, जो हमारा विजन है, जो हमारे प्रधानमंत्री का इंडिया को लेकर के विजन है डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन की तरफ मूव करने का, ये इसको भी बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इसी तरह की चीज़ों को सपोर्ट करती है। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस डील में, इस डील से क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क की भी शुरुआत हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अप्रूवल दे दी है।
हम सिर्फ एक रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर की वेट कर रहे हैं। तो जब इस छोटे किराना स्टोर्स का सब लोग एक मॉडल के अंदर आ जाएंगे जो कि बहुत एम्पावरिंग होगा और सारी दुनिया या इस हमारे देश का जो नक्शा चेंज होने वाला है इसको लेकर के, वी आर डेफिनेटली सीइंग दैट वी आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क इन कमिंग टाइम्स, जिसमें जियो एक मेजर प्लेयर होगा इसको चेंज करने के लिए। जी अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेना है। ये भी रेगुलेटरी इशू है मेरे लिए मैं जल्दी से लौट के आता हूँ और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी भी डिस्कस करने हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आवाज़ अड्डा में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं फेसबुक और जियो की डील के ऊपर कि एक नए तरीके का बिजनेस गठजोड़ है और ये बड़ा भारी चेंज लेके आने वाला है देश में। एम्प्लॉयमेंट के सेगमेंट में लाएगा, छोटे किराना व्यापारियों की ज़िंदगी में बदलाव लाएगा, नए एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे, छोटी छोटी फिनटेक कंपनीज़ जो हैं वो फ्लॉरिश होंगी और एक बहुत बड़ा एक सागर, एक समंदर बनेगा। प्रकाश दीवान जी, मार्केट की तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि जो नॉर्मली जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनका और ये मॉडल अलग है। ई कॉमर्स की जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट ले के बेच रही हैं, यहाँ हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। यहाँ पे जियो एक प्लेटफॉर्म के तौर पे है और ई कॉमर्स की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो लॉयल्टी फैक्टर इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कब तक मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं। जिस दिन आपने डिस्काउंट बंद किया मैं आपकी वेबसाइट का नाम भूल जाऊँगा। तो इसलिए इस डील को उस नज़रिए से नहीं देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म की बड़ी डील है जिसके सामने कोई वैसा मुझे तो नहीं दिख रहा कि कोई बड़ा हर्डल, कोई हिंड्रेंस हो। और मुझे लगता है कि एक बहुत विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है, क्योंकि इसमें डेटा का खेल है। डेटा मतलब एक ब्रॉडबैंड वाला डेटा और एक हमारे आपकी जो इंफॉर्मेशन वाला डेटा, दोनों का। जी प्रकाश जी। जी नीरज, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है। देखिए, हम लोग इस फेसबुक और जियो की डील को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं, वो एक चीज है, लेकिन इसका जो रियल बेनिफिट आएगा वो सारे इकोसिस्टम को चेंज करने का आएगा। और वो क्यों आएगा, जैसे बबीता जी भी बता रही थी कि ई कॉमर्स का जो पहलू है उसके कई एलिमेंट्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे सम ऑफ पार्ट्स रहते हैं। तो आप देखिए, इससे दो चीज इसमें बहुत साफ मुझे आज मेरे पड़ोस में नजर आने शुरू हो गई है कि एक जो खुदरा व्यापारी यहाँ पे है, छोटा व्यापारी है जो दुकान लेके बैठा था, वो अब अपने आप को ब्रांड कॉन्शियस बनाएगा। उसको आपको बहुत जल्द जियो मार्ट के बोर्ड सब जगह दिखने लगेंगे। जियो मार्ट कुछ एक बेसिक एसओपी निकालेगा और बोलेगा कि आपको इस टाइप की सफाई रखनी है, इस टाइप का हाइजीन फैक्टर रखना है, स्टोरेज आपका इस टाइप का होना चाहिए, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। उसका जो आज सबसे बड़ा वीकनेस है उसको क्रेडिट नहीं मिलता, और यतीन इस बात से सहमत होंगे क्योंकि इनका एक फैमिली बिजनेस रहा है कि कोई बैंक के पास अगर आप पैसे उधार लोन लेने जाओ, आपके इन्वेंट्री के अलावा आपके पास कोई एसेट नहीं है एज ए खुदरा व्यापारी, आप क्या उसके सामने कोलैटरल दोगे? इसके बाद क्या होगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आएगा कि आपने इतना माल बेचा, आपके एवरेज सेल्स इतने हैं, आपका एवरेज टिकट साइज इतना है, कस्टमर रिटेंशन आपका इतना है, ये सारा डेटा आपको सशक्त करेगा अपनी बैंक को जाके बोलना कि भाई मेरे पास ये बिजनेस है, ये मेरा, आप देखिए मेरा रिपोर्ट कार्ड है जो जियो मार्ट के बनने के बाद हुआ है और अब आप मेरे को इसके सामने लोन दे सकते हैं। दूसरा, जब आप छोटा व्यापारी है उसको जो आज नेगोशिएशन की ताकत नहीं थी और जो ई कॉमर्स कंपनी के पास बहुत रहती है कि बड़ा उसमें पैमाने में माल उठाया और सबको बेचना शुरू किया, डिस्काउंटिंग करा, ये वाला मॉडल पुल मॉडल है। इसमें पुश की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप की जरूरत वाली चीजें जो है, रोजमर्रा की चीजें जो है जरूरत वाली, वो अपने नजदीकी दुकानदार से लेने की हमेशा वो रखते हैं, चेष्टा करते हैं। और अब आपको इसमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट आ गया, कन्वीनियंस आ गई। और तीसरी चीज जो है, आई थिंक जो हम लोग थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे हैं, ये लॉजिस्टिक्स को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। आप ये अनुमान लगाइए, जो 3 करोड़ खुदरा व्यापारी अगर दुकानें हैं
और इन दुकानों को कनेक्ट करने के लिए जो सप्लाई चेन अब जो एस्टैब्लिश होगी, अभी भी थी लेकिन अभी वो रिटेलर ड्रिवन थी, वहां पे बहुत बड़ी कंपनीज कई जगह माल देने भी नहीं जाती थी, आपको अपने आप ही अरेंज करना पड़ता था। आप जो वहां होलसेलर स्टॉकिस्ट से लेने जाते थे, आप अरेंजमेंट अपना करते थे, अपनी गाड़ी में या वैन में या ऑटो में जाके लेके आते थे। अब आपको ये सारी ब्रांडेड ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में शामिल होते हुए दिखेंगे। तो इसके साथ साथ जो इकोसिस्टम डेवलप होगा, उसमें जो आपने एम्प्लॉयमेंट की जो जनरेशन की बात की, ये तो बहुत गजब का होगा। तो एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और उसके अलावा जो 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 जिसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ मनी जो बढ़ेगी, जो पैसे का जो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट है वो जो बढ़ेगा रिटेल में, वो तो एकदम गजब का रहेगा। ये इसका अंदाजा अभी हो ही नहीं सकता। और ये सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पॉजिटिव इफेक्ट्स जिसको हम लोग कहते हैं इसमें रिसर्च के उसमें, कि वो अभी तक समझ नहीं आ रहे हैं। हमको तो सिर्फ लग रहा है कि एक जियो मार्ट की शुरुआत हो गई। तो व्यापारी के लिए जो मैजिक नंबर जो है 8,500, 8,000, ये नंबर बहुत, ये 10 डिजिट का नंबर से नहीं है नीरज जी, ये एक सारा हुलिया बदलने वाली चाबी है, जो जैसे ही ये खोलेगी ये सब दुकानदारों के इसका क्या बोलते हैं किस्मत चेंज करेगी। आप एज ए कंज्यूमर, आप हमारे लिए, और एज ए बिजनेस, एज एन इंडस्ट्री, एज ए मैन्युफैक्चरर, जो सप्लाई चेन में शामिल लोग हैं उनके लिए, सभी के लिए विन विन होगा कि लोग गुण गाएंगे कि ये चीज पहले क्यों नहीं आई, हमने इसको पहले क्यों नहीं सोचा। जी यतिन, जो रिटेल के लोग हैं वो कई बार सोचते होंगे कि एक नई दुनिया में हम प्रवेश करेंगे, ड्रोन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, बड़े बड़े मॉल्स होंगे, उनके बीच में हम कॉम्पीट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है अब तो ग्लोबल विलेज हो जाएगा। सर, आपको ये सब ज़रूरत नहीं है, ड्रोन की क्यों ज़रूरत है हमें? हम तो पड़ोसी के यहाँ माल दे के आएंगे ना अपना। बिल्कुल नीरज जी, और जैसे कि प्रकाश कह रहे थे और आपके जो आपने व्यूज रखे, उसमें क्लियरली ये बात उभर के आ रही है कि यहाँ अब जो इंडिया में और ग्लोबली जो प्लेटफॉर्म्स की जो बढ़त हुई है और जो प्लेटफॉर्म के द्वारा जो बिजनेसेस बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो है रिटेलर्स के लिए मिसिंग था। आज आप फ्लिपकार्ट देखिए, अमेजॉन देखिए, या दूसरी ऐसी चीजें देखिए, एग्रीगेटर जैसे उबर है, तो जो एग्रीगेटर्स थे वो कहीं ना कहीं मिसिंग थे रिटेल बिजनेस में। और अगर आप उनको डिजिटल पावर दे दीजिए, हाथ में मोबाइल दे दीजिए, एक कंप्यूटर दे दीजिए, तो मेरे हिसाब से छोटा जो खुर्दा व्यापारी है जो 300-400 फुट की टिपिकल स्टोर में काम करता है, उसको एम्पावरमेंट मिलेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और बहुत सारी चीजें वो अपनी पिन कोड में, पहले वो गली में शायद बिजनेस करता होगा या एक पर्टिकुलर मोहल्ले में बिजनेस करता होगा, लेकिन उसका जो दायरा है वो 2 से 3 किलोमीटर भी बढ़ने वाला है रेडियस की ओर से। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थ्रो अप कर सकता है अगर उसको सही प्लेटफॉर्म मिले। और मेरे हिसाब से इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है रिलायंस रिटेल और व्हाट्सएप ने सक्सेसफुली थाने डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर दिया है, और इनिशियल फीडबैक काफी एनकरेजिंग है। जी अच्छा, ये तो एक चीज़ बताइए अपने अनुभव से, आमतौर पे जो छोटे स्टोर होते हैं 400-500 स्क्वायर फीट वाले, वो कितना बड़ा एरिया कवर करते हैं इस समय, अगर बिना रिटेल जियो के बात करें तो? तो देखिए, टिपिकली नीरज जी, जो रीच होती है वॉकिंग डिस्टेंस, हम मानते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस जब तक कस्टमर चल सकता है वो आपके स्टोर पे आता है। हाँ। तो अगर आप टिपिकल बॉम्बे का स्ट्रक्चर कहें तो 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में मैक्सिमम एक रिटेल स्टोर काम करता है, क्योंकि उतना जो वॉकिंग डिस्टेंस है 15 मिनट का, उतना कस्टमर यूजुअली ट्रैवल करना पसंद करता है। अगर वो उससे ज्यादा हो जाए तो मेरे हिसाब से वो एरिया के बाहर से या उसके नजदीकी स्टोर पे जाना पसंद करता है। तो जो टिपिकल सरकमफरेंस जो कवर करता है एक छोटा किराना व्यापारी, वो होता है करीब करीब 1 से 2 किलोमीटर। करेक्ट, जैसा कि अभी आपने ये शब्द यूज किया ना, पिन कोड, उसका नया बिजनेस जोनार हो जाएगा। तो मुझे इसीलिए मैं लगा कि एक बार आपसे जानकारी लूं, और ये बिल्कुल सही कहा यतिन ने कि पिन कोड आपका एरिया हो जाएगा, यानी आपका जितना एरिया उसका डबल या ट्रिपल आप समझ लीजिए, तो आपका बिजनेस भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, आपकी रीच बहुत बढ़ जाएगी। शैल जी, एक सवाल अब थोड़ा इंटरनेशनल लेके आते हैं हम। इस दौर में जहाँ पे दुनिया भर में दिक्कतें हैं, एक सबसे बड़ा FDI निवेश भारत में आया। चीन की हालत बड़ी ख़राब है और आर्थिक तौर पे उसकी बड़ी आलोचना हो रही है इस पैंडेमिक के बाद से, और बहुत सारी कंपनीज ने वहाँ पे अपने बिजनेस शिफ्ट करने के इंटेंशंस दिखाए, कुछ लोगों ने शुरू भी किया है। चूँकि भारत सबसे बड़ा बाज़ार है और यहाँ पे जिस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, उसको देखते हुए हम ये भी उम्मीद करें कि और बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े डील्स जो भारत के हित को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे आएंगे।
बिल्कुल सही फरमा रहे हैं नीरज जी। आप देखिए एक तांता आपको लगता हुआ दिखेगा। चाइना में मैंने वहाँ पे जाकर काम किया। अगर आप उनका डिजिटल लैंडस्केप देखें तो वहाँ पर आपको गूगल और फेसबुक इस्तेमाल नहीं दिया जाता। जो गूगल का वहाँ पे इक्विवेलेंट है उसका नाम है बाइडू। और इसी तरीके के बहुत सारे आपको क्लोन्ड इमेजेस दिखेंगे। आप देखिए कि जिस हिसाब से ये कोविड फैला है, अब ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम ये डिस्कस करें कि इसमें चाइना की गलती थी या नहीं थी, लेकिन एक प्रकार का हल्का सा रोष आपको दिखेगा कि बहुत लोग चाइनीज़ ऐप्स जो हैं वो अनइंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि किस हिसाब से डेटा आपका लिया जाता है इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब यही आप देखिए, अगर आप भारत की प्रक्रिया देखें, इकोनॉमी को देखें, लीगल स्ट्रक्चर को देखें, डेमोक्रेसी को देखें, हम लोग सब पत्रकार हैं। अनगिनत हम लीगल केसेस ट्रैक करते हैं जिसमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस सरकार के खिलाफ केसेस करती हैं और जीतती हैं, लगातार जीतती हैं। आप सोचते हैं कि चाइना में ये पॉसिबल है, वहाँ पे आपको केस ही करना अलाउड नहीं है। तो ये आपको तांता लगता हुआ दिखेगा हिंदुस्तान के दरवाजे की तरफ। यहाँ पे एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, एक यूथ इंडिया है, करीब मान लीजिए 35 से 50 करोड़ लोगों की, जिनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, डेटा की कॉस्ट सबसे कम है। तो देखिए एक आधारशिला, थोड़ी देर पहले बिजूर साहब कह रहे थे कि एक टेक्नोलॉजिकल बैकबोन रिलायंस ने तैयार करी। ये बिल्कुल सही बात है, और इसको आप अगर एक प्लेटफॉर्म माने, इस पे ऐप्स चिपकाते रहे, तो आप देखिए किस हिसाब से आपको वैल्यू एक्सप्लोजन होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए नीरज जी, करीब 7-8 साल पहले आप बैंक जाते थे 15 दिन में एक बार। हमारे माँ बाप अभी भी बैंक जाते हैं महीने की पासबुक अपडेट कराने, लेकिन हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो बैंक के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि बैंक अब ऐप में तब्दील हो गया है। यही फेरबदल आप पूरे किराना स्टोर में देखेंगे। मैं आपको एक शब्द का और इस्तेमाल करके दिखाता हूँ, इनको हम अपने यूपी के भाषा में परचूनिये कहते हैं। हाँ। देखिए क्या है, वहाँ पर भी एक जनरेशन बदल रही है। जो नया व्यक्ति आ रहा है, जो नया लड़का आ रहा है अपने पिता की दुकान संभालने, वो एक्चुअली फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी है। उसने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, और जैसे कि यतिन जी कह रहे थे कि एक वो पिन कोड के दायरे में आएगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ रोज़ सुबह हमारा जो वेजिटेबल सप्लायर है अपने ठेले की फ़ोटो खींच के हमें भेजता है और बताता है क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। ये जो फेरबदल है उसके पिता के ज़माने में नहीं होता था, लेकिन पिछले 1 साल में रोज़ सुबह नीचे से आवाज़ नहीं लगती, आपके मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है कि भाई आज ये 15 नई सब्जियां आई हुई हैं। ये तब्दीली हो रही है, साइलेंट रेवोल्यूशन जो हमारे देश में आपको चलती हुई दिख रही है, उसको फेसबुक, रिलायंस और माइक्रोसॉफ्ट और अन्य ऐसी कई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज टैप करने की कोशिश कर रही है। बबीता जी ने एक नंबर दिया, $700 बिलियन पर साल हमारा रिटेल बिजनेस है। मैंने इसमें ज़ीरो काउंट करने शुरू किए नीरज जी, 52,50,000 करोड़ का ये आंकड़ा है। और आप ये सोचिए, ये साल में एक बार आता है, तो ये साइज है जो ऑटोमेट होगा बिजनेस का। इसकी एफिशिएंसीज बाहर आएंगी, जो कि दीवान साहब कह रहे थे, स्टेजेस ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो हम रिसर्च में बात करते हैं। तो आप इसको एक छोटा ट्रांजैक्शन ना समझें जो सिर्फ 43,000 करोड़ से सीमित है। इसकी जो सीमाएं हैं वो असीम हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा, और जो हमारी ब्रॉडर इकोनॉमी है जो अब डिजिटाइज होती जा रही है वो आपको होता हुआ दिखेगा। नीरज जी, शैली आपने बहुत अच्छी बात कही, और इसी में थोड़ा जोड़ूंगा मैं। जो कोविड इस समय चल रहा है, जिस पैंडेमिक के दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर इसको आप हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको ये बहुत छोटा टाइम पीरियड लगेगा। 6 महीने हो सकता है, साल भर हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है। उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत छोटा पीरियड होगा, लेकिन इसने हमारे आपकी सोच को बदल दिया है। आदमी अपने जीवन के निजी अनुभवों से बहुत सीखता है। हम सब लोग उस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। मैं अपने घर के नीचे जिस शॉपकीपर के पास से सामान लेने जाता तो आजकल वो दुकान ना 11 से 2 खुलती है, तो उसने कहा कि आप लाइन मत लगाइए सर, आपके पास टाइम नहीं होगा, आप बिजी हैं, आप घर जाइए, अपना नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आपको फ़ोन करूंगा, आप बताइए कि मैं घर पे दे जाऊंगा। उस दुकान वाले ने आज तक कभी होम डिलीवरी नहीं की थी, लेकिन अब वो कर रहा है। इसमें बदलाव ये मुझे दिखता है कि इस कोविड ने उसकी सोच को बदला कि जो कस्टमर मेरे यहाँ कभी कभी आता था, इसको घर पे माल दें हम, और जियो इसमें क्या करेगा कि हमको ये उसको बताना नहीं पड़ेगा।
वो उस प्लेटफॉर्म के जरिए हम तक पहुंच जाएगा। यानी हमारे जैसे लोग या और भी जो लोग हैं जो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं हैं वो पहुंचेंगे। तो ये जो कोविड है ब्लेजिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप ऐसे ही मौक़ों पे कुछ नई चीज़ सीखते करते हैं। ये भी एक बड़ा चेंजिंग सिनेरियो है। और शैली, कल मैंने एक शो किया जिसमें बहुत बातें हो रही थी कि बिजनेस क्या, मुझे लगता है बिजनेस की सोच बदलने वाली है। बड़े कॉरपोरेट्स को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो घटना इस समय हो रही है ये आपकी जान की कीमत की घटना है। तो आपके रहने, खाने, उठने, बैठने के तरीके बदल जाएंगे। बबीता जी, मैं सही सोच रहा हूं कि ये जो तरीका है पूरा सोच का, बिजनेस का, बदलने वाला है, और उसमें रिलायंस जियो जैसे जो बड़े प्लेयर हैं जो एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर, प्लेटफॉर्म के तौर पर आ रहे हैं, वो इसको अच्छे से प्ले अप करेंगे। जी नीरज जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इंडिया में जो कोविड-19 वाली सिचुएशन है उससे हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब हमें प्रिसाइजली एक किराना स्टोर की वैल्यू पता चली है कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, और उसी इम्पोर्टेंस को इस डील ने सील करा है एक तरह से। और ये डील एक तरह से आप ये भी देखें कि ये एक साइलेंट स्लैप है उन लोगों के लिए जो कि इंडिया स्टोरी को कहते हैं कि इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सो डेफिनेटली ये इंडिया के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के सबसे बड़े बिलीफ को स्थापित करती है। और जो लोग ये सोच रहे थे ये उनके लिए सिर्फ एक भ्रम है, एक लूरिड इल्यूजन है, जो कि ये साबित हुआ है। तो डेफिनेटली फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट है। हम लोग एक बहुत ही नए तरह के इकोसिस्टम में जा रहे हैं जहाँ पे हर तरह की सर्विसेज हमारे सिर्फ फोन से हमारे लिए अवेलेबल हैं। जी हरीश जी, हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं शो के। काफ़ी चर्चा हमने करी। कोई और ऐसा इशू आपके दिमाग में आता है जो और एड्रेस होना चाहिए, या कोई और नई चीज़ इमर्ज होके आ सकती है जो एक और बड़ा बदलाव ला सकती है? नहीं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स की इंटेलिजेंस ऑफ आइडियाज के बारे में देखिए, आइडिया सिंपल है। दो तरह के हमारे बिजनेसेस होते हैं, एक तो प्रोडक्ट्स बिजनेस होता है, एक तो सर्विसेज बिजनेस होता है। ज्यादातर लोग प्रोडक्ट्स बिजनेस में गए हैं और रिलायंस ने डिसाइड किया है वो सर्विसेज पार्ट ऑफ द बिजनेस में रहेगा। सेकेंड थिंग ये है कि ये सोच है कि हम रेलवे की एनालॉजी लेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पटरी के बिजनेस में रहेंगे या डिब्बे के बिजनेस में रहेंगे, डिब्बे के बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, पटरी तो एक ही टाइम बनती है। तो उस हिसाब से रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स की प्लेटफॉर्म बिजनेस एक बहुत इंटेलिजेंट बिजनेस है। देखिए, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं इसके साथ इस पर कि हमारे जो छोटे रिटेल आउटलेट्स हैं वो सब आर्टिस्ट हैं। जो कुछ भी बिजनेस करते हैं वो आर्ट के हिसाब से करते हैं। इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि एक छोटा रिटेलर बहुत अच्छी तरह से रिलेशनशिप मैनेजमेंट करता है। जो कुछ भी छोटी दुकान होती है वो जानता है आपका नाम क्या है, आपका चाचा का नाम क्या है, आपकी बहन की शादी कब हुई, और जब आप उधर जाते हैं पूछता है बहन कैसी है, और भी पूछता है। तो ये रिलेशनशिप जो होती है वो एक आर्ट होती है। अगर क्या हुआ है, ई कॉमर्स कंपनी जो आए हैं वो साइंस लेके आए, तो ई कॉमर्स कंपनी साइंस लेके आए और फिजिकल रिटेल जो है होते हैं वो आर्ट के हिसाब से चल रहे हैं। और अब रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया है, उन्होंने एक साइंस लेके आए हैं और वो साइंस को आर्ट के अंदर उन्होंने बदला है। और जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको एक साइंटिफिक बैकबोन दिया है, एक साइंटिफिक रीढ़ की हड्डी दी है उनको, जिस हिसाब से ये पूरी सेगमेंट की इंप्रूवमेंट हो सकती है। इस सब चीजों को देखें तो टेक्नोलॉजी अब तक, चौथी चीज ये कहना चाहता हूं और लास्ट पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी जो भारत में आई, जो फेसबुक लेके आए, व्हाट्सएप लेके आए, इंस्टाग्राम लेके आए, टिकटॉक लेके आए, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं। जब कभी ये पहले आए हैं हमने हमेशा सोचा है कि ये फ्रिवलस मीडियम्स हैं, ये सब खेल के मीडियम है, लेकिन अब ये बिजनेस मीडियम्स बन रहे हैं। तो इन डिजिटल मीडियम्स में भी दो फेजेस होते हैं, वन इज बिल्डिंग वैल्यू एंड बिल्डिंग ट्रैक्शन। माने
हम वैल्यू बिल्ड करेंगे, हम इंटरेस्ट बिल्ड करेंगे, उसमें एंटरटेनमेंट डालेंगे और फ्रिवॉलिटी बिल्ड करेंगे और उसके बाद हम वैल्यू को अनलॉक करेंगे। तो इस हिसाब से रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स की आइडिया भी फर्स्ट बिल्ड वैल्यू, उसके बाद अनलॉक वैल्यू, और फेसबुक की भी अटेम्प्ट यही है, फर्स्ट बिल्ड वैल्यू फिर अनलॉक वैल्यू। व्हाट्सएप की वही आइडिया है और इंस्टाग्राम और टिकटॉक कोई भी हो उनके भी यही आइडिया है। परफेक्ट। मुझे लगता है कि भारतीय जो संस्कृति है उसको अगर जो लोग समझते हैं, मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंट बताता हूँ। आप सबने अपनी लाइफ में किसी न किसी कोई ऐसी एक दुकान होगी जहाँ फ्रिक्वेंटली गए होंगे। उसका सबसे अच्छा उदाहरण तो आप किसी पान की दुकान में अगर आप जाते हैं, आप सिगरेट खरीदते हैं, पान खरीदते हैं या कुछ खरीदते हैं, आप 4 बार उसके यहाँ चले जाइए, वो आपकी चॉइसेस याद रखेगा और आप 1 साल बाद जाइए, वो बता देगा आप कौन सा पान खाते हैं। सर यही तो ब्लॉकचेन है। और क्या है ब्लॉकचेन? सो टैपिंग दिस मार्केट गोइंग थ्रू द इंडियन इथॉस इज वेरी सिंपल। हम सब ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि वो दुकानदार आपकी हर चीज़ याद रखता है। यही तो ब्लॉकचेन है और इसी को तो करना है हमें। तो हमें इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग क्यों चाहिए कि वो बाहर से आके हमें सिखाएं, जो कि रिलायंस जियो ने एक बहुत छोटे से प्रयास से कर दिया कि एक प्लेटफॉर्म बनाया, सारे किराना व्यापारियों के एक मंच पे ले आए कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में बेचिए, अपने पिन कोड को थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिए। दैट इज़ द बिजनेस। इसमें कोई रिस्क नहीं, हम तो कोई माल ही नहीं बेच रहे, हम तो केवल एक एग्रीगेटर हैं। प्रकाश जी, समय कम हो रहा है, अंतिम में आपकी भी एक टिप्पणी चाहिए। नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कि फेसबुक और जियो की जो डील है उसने रिलायंस के शेयर में तो तरावट लाई है, वो तो स्वाभाविक है, हम देख ही रहे हैं। बट इसके साथ साथ मैं तो एक लिस्ट बनाने शुरू करी और वो इतनी बढ़ती जा रही है कि क्या क्या चीजों को और फायदा होगा। और एक चीज मैं आपको जाते जाते कहना चाहूंगा, और वी कुड डिस्कस दिस लेटर, कि अब खुदरा व्यापारी को अपने दुकान खोलते वक्त कोई शोरूम बनाने की चेष्टा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना माल ज्यादा भरे, अच्छी तरह स्टोर करे, रिट्रीवल सिस्टम्स डाले, ये जरूरी हो गया है। अब मेन रोड पे भी खोलने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी खोल सकते हो और कहीं भी पहुंचा सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी को ये चीज का जो एक सबसे बड़ा खर्चा जो रिटेल का था, जो फ्रंट उसका था कि आप एक रिटेल फ्रंट फेसिंग दुकान लेते हो, उसके लिए किराया देते हो या अच्छी खासी लागत लगाते हो। तो ये जो चीजें नई नई जो आएंगी नीरज जी, इसमें आप इस क्षितिज में जो हमने जो नया सवेरा, तो ये सवेरा जो रोशनी लाएगा वो उसमें बहुत सारे एरियाज में जहां अभी अंधेरा है वो इतनी जल्दी उसमें चेंज हो जाएगा कि आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो इट्स बेस्ट टू मेक श्योर कि आप इसको ट्रैक करें ऑन अ रेगुलर बेसिस, इस इंडस्ट्री को, इस इकोसिस्टम को। जैसे हरीश जी ने कहा कि आर्ट एंड साइंस ऑफ रिटेलिंग हो गया है, तो इसमें क्या आर्ट से आएगा, क्या चीज साइंस से आएगी, ये थोड़ा सा आज कहना मुश्किल है, लेकिन आगे चल के बहुत आपको बढ़िया प्रॉमिसिंग एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगा। जी शैल जी, फाइनल कमेंट आपका संक्षेप रखिएगा। नीरज जी, मेरे हिसाब से आप सिर्फ इस बात को ध्यान दीजिए कि जब मंडे को रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस खुलेगा तो इसमें 3 बातें बहुत ध्यान देने की बात है। एक, कि ये एक प्लेटफॉर्म में तब्दील हो चुका है। आगे आने वाले समय में आपको रिलायंस सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो और अपने टेलीकॉम नेटवर्क पर मापा जाता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ अरामको की जो ड्यू डिलिजेंस है वो बिल्कुल ट्रैक पर है, और आने वाले कुछ समय में, जो कि बहुत ही जल्दी होगा, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज नेट डेट लेवल पर बिल्कुल फ्री कैश फ्लोज पर आती हुई दिखेगी। ये 3-4 पॉइंट्स हैं इस पूरे डिस्कशन की, जो आप ये समझ लीजिए कि एक जिस्ट, कि आप ये 3 या 4 चीज़ें जहन में रखें जब कल मंडे को बाजार खोले। नीरज जी, बिल्कुल समय मेरा एकदम समाप्त हो गया है, और एक ऐसी चर्चा हमने आज करी जिससे आप इस नई चीज़ को समझ पाएँ, बिजनेस पैराडाइम को समझ पाएँ, स्टॉक मार्केट के लिहाज से समझ पाएँ कि रिलायंस का बिहेवियर क्या होगा। और दिन भी हमने इसीलिए आज ये चुना था कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, तो आपको समझने में आसानी होगी कि ये फेसबुक और जियो की डील है क्या, और इससे क्या होने वाला है, कैसे दुनिया बदलने वाली है, और कैसे स्टॉक प्राइस में इसका इम्पैक्ट आएगा, और कैसे बिजनेस अनलॉक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बहुत बेहतरीन एनालिसिस करने के लिए। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर लगातार जारी रहता है।